हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। आज फिर से आप लोगों के लिए पंचामृत लेके आई हूँ, जहाँ है 5 क्वेश्चंस का स्वाद अलग अलग एग्जाम से। और एपिसोड नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की कौनसवीं मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन सामने रखा था बैठक के? तो देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी वो 1946 के अंदर, नवंबर 1946 के अंदर बनी थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंडर आपकी क्या बनी है, ये पर्टिकुलर असेंबली बनी थी। इसकी जो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीट जो हुई थी, वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सिंस वो पूरी असेंबली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे बुजुर्ग मेंबर थे, तो फ्रेंच टर्म के फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है। लेकिन फिर सेकेंड मीटिंग होती है आप लोगों की 11 दिसंबर 1946 को, जस्ट 2 दिन बाद। ओके। फिर वहां पे क्या होगा, सेकेंड मीटिंग के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। थर्ड जो मीटिंग होती है वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन हमारे सामने रखते हैं। ये 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन ये जो आपका ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, इसको पास कब किया गया था? इट वाज पास्ड या एडॉप्टेड, बेटर वर्ड है एडॉप्टेड। तो ये कब एडॉप्ट किया गया था? तो इट वाज एडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। मतलब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ एंड अल्टीमेटली फिर इसको अडॉप्ट कर लिया गया कि हाँ, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाने की अनुमति देता है, या फिर कौन से आर्टिकल के अंडर जो है एनसीएससी को बनाया गया था? देखिए, एनसीएससी क्योंकि एक आर्टिकल से रिलेटेड है, तो जब भी कोई भी बॉडी आपकी अगर किसी आर्टिकल के माध्यम से बन रही है, तो वो हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये क्या करेगी? ये जो शेड्यूल कास्ट पीपल होंगे इंडिया के अंदर, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी कि भाई उन लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो या उनका कुछ गलत ना हो। इस चीज़ के लिए आर्टिकल नंबर 338 जो है वो असाइन किया गया, उसी के थ्रू क्या पाते हैं हम कि एनसीएससी को बनाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप प्रवेश द्वार अशोक द्वारा अपनी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष को की तीर्थ को दर्शाता है? मतलब बताइए, कौन सा ऐसा जो द्वार है वो अशोक की 2 रानियां और बोधि वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है? तो इस चीज के लिए हमारा जो सांची स्तूप है, ठीक, उसके ऊपर जो रेलिफ्स बनाए गए हैं वो क्या दर्शाता है कि अशोक जो है वो अपनी 2 रानियों के साथ क्या कर रहा है? तीर्थ, बोधि ट्री का जो है उसको देखने जा रहा है या वहां पे तीर्थ करने जा रहा है। अब यहाँ ये जो सांची स्तूप है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांची मध्य प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है। सांची मध्य प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड हो जाता है बेटा। और ये आपका सबसे बड़ अगर हम देखें तो बहुत पुराना आपका स्तूप है। ठीक। स्तूपाज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा बोला जाता है कि उधर हमने बुद्ध के जो रिलिक्स थे उनको सेव करके रखा हुआ है। ठीक जी। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है अब आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सांची स्तूप। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? बताइए कौन से वर्ष में रिजर्व बैंक को नेशनलाइज किया गया था? ओ, देखिए, रिजर्व बैंक जो है वो हिल्टन यंग कमीशन के अंडर 1935, अप्रैल 1935 में अंडर हिल्टन कमीशन बनाया गया था। हिल्टन कमीशन ये बनाया गया था। ठीक है। लेकिन इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ, अब नेशनलाइजेशन तो कब हो सकता है कि भाई जब क्या हो सके, जब इंडिया आज़ाद होगी होगी उसके बाद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका नेशनलाइजेशन किया गया था वो 1949 के अंडर 1949 में किया गया था, आरबीआई एक्ट 1948 के अंडर, अंडर आरबीआई एक्ट 1948। ये 1949 को हमने नेशनलाइज कर दिया था। इसके पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख जी थे। और हेडक्वार्टर जो रहता है वो क्या रहेगा, आप मुझे बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो फर्स्ट
गवर्नर रहे हैं वो कौन है? सी डी देशमुख जी। इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाता है? मुंबई हो जाता है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने आज के सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री? इनमें से कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? तो नेपाल है, थाईलैंड है, लाओस है या भूटान है? देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया का, हम इसको सेक्शन देख सकते हैं, इसमें से नेपाल और भूटान जो है वो हमारी ईस्ट एशिया का भी पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो मतलब एशियन कंट्रीज़ हैं ये, अगर मैं ओवरऑल देखूं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत का थोड़ा सा सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ नेपाल है जो आपका 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से आपका चाइना से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपका वाटर बॉडी नहीं जुड़ी हुई, तो नेपाल क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इधर देखिए भूटान को देखिए, अगेन ये 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ से चाइना से घिरा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? थाईलैंड हो जाता है। तो थाईलैंड को देखते हैं, थाईलैंड कहाँ है? ये देखिए, ये आपका थाईलैंड हो गया। अब अगर आप इस थाईलैंड को देख रहे हो, यहाँ पे क्या ये लैंडलॉक कंट्री मिल रहा है? नहीं मैम, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसका काफ़ी सारा बॉर्डर पानी के साथ है, तो आंसर इसका थाईलैंड होना चाहिए। अब साथ साथ देख लीजिए लाओस को, लाओस को देखिए, ये देखिए मैं इसकी बाउंड्री बना रही हूँ लाओस की। अब आप देखिए क्या लाओस की कहीं भी बाउंड्री जो है पानी से टच हो रही है? नहीं हो रही। ओके, तो इस वजह से लाओस क्या हो जाएगा? ये भी आपका एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन जो थाईलैंड है दैट इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो मैप्स को थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों से इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल के सेशन में। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने इस अगले सेशन के वेट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गीता ज्ञान।